वाइडली एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है, कहीं पर भ्रष्टाचार को रोकना है, तो सबसे पहली चीज है पारदर्शिता। और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स में आखिरकार इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए हैं। 13,000 करोड़ रुपए पहले 3 साल में इकट्ठे हो गए पीएम केयर्स फंड में। जी। पहले 3 साल मतलब 2023 तक। अब हम बैठे हैं 2026 में, 6 साल होने वाले हैं। अगले 3 साल में कितने पैसे इकट्ठे हुए ये भी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ऑडिटेड रिपोर्ट्स भी पब्लिक होना बंद हो गई। जो बातें कही अ, समझने की ये भी जरूरत है कि अभी हाल ही में अ, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोगों के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें भी कह दिया गया है कि आप पीएम केयर्स को लेकर सूचना नहीं ले सकते, बल्कि 3 फंड्स को लेकर, पीएम केयर्स, पीएम एनआरएफ और डिफेंस फंड जो है, कह दिया गया है कि आप सूचना पार्लियामेंट, लोकसभा में नहीं पूछ सकते। आज सवाल उठ रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम केयर्स फंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जैसा एक स्कीम बन चुकी है। वो सीधी बात ये हुई कि ना लोगों को बताएंगे, ना लोगों हम्म, के चुने हुए प्रतिनिधियों को आप बताएंगे। हम्म, मतलब ये क्या फंड ऐसा बना दिया गया है विच इज अबव द लॉ। कोई जी। सवाल नहीं होगा जी। इस फंड से। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र में इस प्रक्रिया के बारे में जहां पर आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो सरकार में लोग हैं। और आज हम लोग बात करेंगे पीएम केयर के बारे में, जिसके बारे में जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो वो उनको चुप करा दिया जाता है, और जिसको लेकर लगातार काम करती रही हैं अंजलि भारद्वाज, जो हमारी आज मेहमान हैं। आपका स्वागत है अंजलि जी। अंजलि जी लंबे समय से सूचना के अधिकार, पारदर्शिता को लेकर काम करती रही हैं, और उनका अ, संगठन भी है सतर्क भारत, सतर्क भारत संगठन, सतर्क नागरिक सतर्क संगठन है। नागरिक संस्था। तो वो और उसके साथ वो लगातार बहुत सारे कोर्ट्स में जाते रहे हैं, सवाल करते रहे हैं इस बारे में लेकर जो है। और सूचना के अधिकार को लेकर वो काफी सक्रिय रही हैं। सूचना का अधिकार एक बड़ा बड़ा एक औजार था लोगों के पास, जिसके जरिए वो सरकार से एक जवाबदेही की उम्मीद कर सकते थे और उसके जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती थी। और पीएम केयर को लेकर जो जो कोविड के समय शुरू हुआ, उसके पहले भी एक प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था। इसके अलावा एक एनडीआरएफ जो है, एक रिलीफ फंड, डिजास्टर रिलीफ फंड सरकार का था। उसके बाद भी पीएम केयर आया, और पीएम केयर में जब सवाल पूछे जाने लगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन तय कर रहा है, तो उसके बारे में जवाब मिलने बंद हो गए। तो अंजलि जी, इसके बारे में अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को और तारक। शुक्रिया निधीश, आज मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि सूचना का अधिकार 2005 में आया हमारे देश में, एक लंबे मुहिम के बाद आया। और ये अधिकार जो है बहुत ही ज़रूरी अधिकार रहा लोगों के पूरे देश में लोगों के लिए, क्योंकि इससे लोगों ने सरकारों से सूचना ली और उन्हें जवाबदेह बनाया। जो सूचनाएं निकल कर आई हैं अभी तक सूचना के अधिकार कानून में, उससे लोगों ने जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मानवाधिकार हनन हो रहे हैं, उन सब का उजागर किया है और सरकारों को जवाबदेह बनाया है। अब ये जो पीएम केयर्स फंड जिसकी आपने बात करी है, ये बहुत ज़रूरी है कि एक दो चीज़ें इसके बारे में समझी जाएँ। पहली चीज़ तो ये कि ये फंड बनाया गया मार्च 2020 में, जो हम सबको याद है उस समय पे कोविड महामारी शुरू हुई थी। और जिस तारीख को ये ट्रस्ट फॉर्म हुआ, ये पीएम केयर्स फंड जो है, ये ट्रस्ट के रूप में इसको बनाया गया। और ये ट्रस्ट बना 28 मार्च 2020 को। एग्जैक्टली 3 डेज, 3 दिन, 31 मार्च से पहले, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके ठीक 3 दिन पहले ये फंड ट्रस्ट के रूप में बना। जैसे ही सरकार ने ये फंड बनाया, सरकार ने सभी पीएसयूज को सब जगह पर चिट्ठियां लिख के कहा कि ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, और पब्लिक जो है इसमें पैसे डाले और सीएसआर के पैसे इसमें आ सकते हैं।
तो सीएसआर के फंड्स केवल ऐसी संस्थाओं के पास जा सकते थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हो, इसलिए ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये फंड बनाया गया है। पहले ही 3 दिन में, इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, पहले ही 3 दिन में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के सीएसआर फंड्स के जो भी बच गए थे वो सारे पीएम केयर्स में डाल दिए गए। तो पहली चीज तो ये है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो लोगों के चंदे से चलते हैं, वो लोगों का पैसा है। तो ये सारा पैसा जो पहले 3 दिन में ही इकट्ठा हुआ पीएम केयर्स फंड में, पहले 3 महीने में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे हुए पीएम केयर्स फंड में, जो कि पीएसयू से आए, सीएसआर फंड से आए। जगह जगह पर जो लोग भी सरकार में काम कर रहे थे उनकी सैलरीज में से भी डिडक्शंस हुई, इसमें पैसे आए। और पीएम केयर्स फंड में देश विदेश कहीं से भी पैसा आ सकता है, ये भी क्लियर था। तो मतलब ये पैसा ऐसा नहीं है कि केवल हमारे देश में ही जो लोग रह रहे हैं, नागरिक हैं या कंपनीज है, वही दे सकती हैं। फॉरेन कंपनीज भी, फॉरेन सोर्स से भी ये पैसा आ सकता था। अब जब ये पैसा आया तो लोगों ने फिर सूचना मांगने के लिए सूचना के अधिकार कानून आरटीआई एक्ट के तहत अर्जियां लगाई कि भाई ये बनाया गया है फंड इसलिए कि जो कोविड से पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ मदद हो सके, कहीं पर भी डिजास्टर हो रहा है, इमरजेंसी हो रही है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो जनहित में ये फंड है, इसलिए ये कहा गया। लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशन लगा के पूछा कि बताइए इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है और इसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, जा कहाँ रहा है। लेकिन जैसे ही ये सूचना मांगने के लिए अर्जियां लगाई गई आरटीआई एक्ट के तहत, तो सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, ये पब्लिक ट्रस्ट है ही नहीं, ये पब्लिक बॉडी नहीं है। और ये कहा कि देखिए आरटीआई एक्ट में तो ये लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज से आप सूचना मांग सकते हैं, इसलिए ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। अब पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है कि जो भी बॉडी को गवर्नमेंट सेटअप करती है वो पब्लिक अथॉरिटी है। तो जब पहले सरकार ने पैसे इकट्ठे करने थे इस फंड में, तो कहा कि हम तो पब्लिक अथॉरिटी है, हमें तो केंद्र सरकार ने सेटअप किया। जैसे ही लोगों ने सूचना मांगी, सवाल पूछे, तो कहना शुरू हो गए कि नहीं नहीं, हम तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप ही नहीं करा, हम तो प्राइवेट है, प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट ट्रस्ट। तो मतलब ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार सूचना पीएम केयर्स फंड के बारे में देना ही नहीं चाहती। मतलब बहाने बनाए जा रहे हैं इकट्ठा करने के लिए पैसे। अब पब्लिक अथॉरिटी, जब लोगों ने सवाल पूछे और जानना चाहा अकाउंट्स, तो आप कह रहे हैं कि आप पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप बता रहे हैं अंजलि जी, उसके हिसाब से दर्शकों को शायद समझना चाहिए कि मोदी जी का ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जैसे कि उनके बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक होते हैं जो, और वो देश के खिलाफ ही किए जाते हैं। दरअसल उनके जो मास्टर, चाहे वो नोटबंदी हो या अभी हम और भी कई चीजें उनकी देख सकते हैं, चाहे किसानों को लेकर हो, तो ये पीएम केयर जो है वो भी एक उनका एक बहुत चतुर मास्टर स्ट्रोक था, जिसके जरिए वो लोगों से मतलब अ, ये भी नहीं बताया गया कि आप जो पिछला जो रिलीफ फंड था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता था, राहत कोष जो प्रधानमंत्री का होता था, वो उसमें क्या खामियां थी, वो ऐसा क्या नहीं कर पा रहा था जो कि पीएम केयर करने वाला था, ये भी पहले नहीं बताया। तो ये भी उसके कारण भी साफ साफ नहीं बताए गए कि कोविड में ऐसी क्या जरूरत है कि पीएम केयर फंड जो है वो ज्यादा असरदार होगा, या उसमें हम ज्यादा कुछ कर लेंगे जो हम पीएम रिलीफ फंड से नहीं कर पा रहे, जो पहले था वो हमेशा से रहा। दूसरा, ये नहीं बताया जा रहा है कि वो पैसा खर्च कहाँ, कौन तय कर रहा है कि कहाँ जाने वाला है, किस तरह से होने वाला है। और जो सबसे बड़ा स्कैम तो यही कि सरकार का पैसा, सरकारी नौकरों का पैसा, जो जिनकी तनख्वाहों में से पैसे काट लिए गए बिना उन्हें बताए, और उसके बाद उनको भी नहीं बताया जा रहा है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। तो ये जो एक जिसको कहते हैं कि दोहरापन, या एक एक जिसको डिसऑनेस्टी जो है, बेईमानी जो है, उस दिखलाई पड़ती है पीएम केयर फंड की। जो बेईमानी इस देश और इस देश के पीएसयू और इस देश के सरकारी महकमों में काम करने वालों के साथ तो साफ साफ हुई, और जब अगर वो उसका हिसाब मांगेंगे तो वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कानूनन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है उनकी। मैं सही कह रहा हूँ ना अंजलि जी? जी, निधीश देखिए, इसके अंदर जो
चिंताएं हैं वो तो इससे भी बहुत गहरी हैं। आपने जो बातें कही अ, समझने की ये भी ज़रूरत है कि अभी हाल ही में अ, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोगों के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें भी कह दिया गया है कि आप पीएम केयर्स को लेकर सूचना नहीं ले सकते, बल्कि 3 फंड्स को लेकर, पीएम केयर्स, पीएम एनआरएफ और डिफेंस फंड जो है, कह दिया गया है कि आप सूचना पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं पूछ सकते। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये निर्देश दिया है, जारी किया है जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है उसको, कि आप किसी के भी ऐसे सवाल मत लीजिए जो कि पीएम केयर्स को लेकर हैं और इन फंड्स को लेकर हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। अब सीधी बात ये हुई कि ना लोगों को बताएंगे, ना लोगों हुँ, के चुने हुए प्रतिनिधियों को आप बताएंगे। हुँ। मतलब ये क्या फंड ऐसा बना दिया गया है विच इज अबव द लॉ। कोई जी, सवाल नहीं होगा जी, इस फंड से। जी। और सीधी बात जो फिर सामने आ रही है, सवाल जो सामने आ रहा है वो यही है कि भाई अगर इस फंड को लोगों के हित के लिए बनाया गया था, तो ऐसी क्या छुपाने की बात हो रही है इस फंड में? आप ये सोचिए, आप और मैं प्रधानमंत्री हूँ और हम एक फंड सेटअप करें और उसमें हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हो, तो हम तो सब जगह पर उसकी बोर्ड लगा देंगे कि इसमें ये काम हुआ, हमने इतने पैसे इकट्ठे करे, इतने अस्पताल बना दिए, इतने वेंटिलेटर दे दिए। क्या छुपाने की बात है? ऐसी क्या बात हो रही है उस फंड में कि सरकार इतना घबरा रही है और कह रही है कि हम आरटीआई में भी नहीं आएँगे, और आरटीआई को तो छोड़िए, हम पार्लियामेंट में भी इसके जवाब नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आज कि क्या इस फंड में कुछ धांधली तो नहीं चल रही? ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि व्हाट इज़ हैपनिंग दैट इज़ सो सीक्रेट, जिसे इतना छुपाने की कोशिश हो रही है। ज़ाहिर तौर पे जो जो सरकार में अगर पारदर्शी नहीं है और जवाबदेह नहीं, तो वो संदिग्ध अपने आप ही हो जाता है, उसमें कोई पूछने और ये भी शायद है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो सीएजी जो है वो उसके तहत भी शायद वो नहीं है पीएम केयर, जैसे कि बाकी सारी सरकारी जो चीज़ें रहती हैं वो भी उसके साथ है। तो अब जो मतलब आप इस बारे में काफ़ी सक्रिय रही हैं इस बात को एक जवाबदेही और पारदर्शिता तक लेके जाने की। तो अभी वो कहाँ पर है बातचीत जो हो रही है लोगों के और सरकार के बीच में? देखिए सीधी-सी बात है कि जो भी देश में ग्लोबली है, ये तो ख़ैर फ़िनोमिनन, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है, मानव अधिकारों के हनन होते हैं, सब पर्दे के पीछे होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ये तो वाइडली एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है, कहीं पर भ्रष्टाचार को रोकना है, तो सबसे पहली चीज़ है पारदर्शिता। और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स में आखिरकार इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए हैं, 13,000 करोड़ रुपए पहले 3 साल में इकट्ठे हो गए पीएम केयर्स फंड में। जी। पहले 3 साल मतलब 2023 तक। अब हम बैठे हैं 2026 में, 6 साल होने वाले हैं। अगले 3 साल में कितने पैसे इकट्ठे हुए ये भी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ऑडिटेड रिपोर्ट्स भी पब्लिक होना बंद हो गई। तो मतलब आप सीक्रेसी के हालात देखिए क्या है, हालत क्या है कि अब जो ऑडिट रिपोर्ट है इस फंड की, चलिए प्राइवेट ट्रस्ट है पर ऑडिट तो रिपोर्ट होती ही होगी, वो भी लोगों के साथ मुहैया नहीं कराई जा रही है। तो किसी को मालूम ही नहीं है कि इस फंड में कितना पैसा है। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है 25-30 हज़ार करोड़ रुपए तो होंगे इस फंड में। अगर पहले 3 साल में अगर 13,000 करोड़ आ गए, तो अगले 3 साल में ज़रूर और 13-14 हज़ार करोड़ भी आए होंगे, ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो मतलब इतना बड़ी राशि आप 25-30 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड में और किसी को बता ही नहीं रहे कि कितना पैसा आया, कहाँ से आया, देशों से आया, इस देश से आया, विदेश से आया, किस कंपनी ने आपको पैसा दिया, कुछ भी नहीं बता रहे आप। आप ये नहीं बता रहे कि कहाँ खर्च हो रहा है वो पैसा। तो एक जो बड़ा आज सवाल उठ रहा है, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम केयर्स फंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जैसा एक स्कीम बन चुकी है। वो
इसलिए क्योंकि अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द किया था, तो कोर्ट ने कहा कि ये जब सीक्रेटली अनोनिमस तरीके से जब पार्टियां चंदा लेती हैं, तो एक बड़ी चीज ये होती है कि क्विड प्रो को, मतलब भ्रष्टाचार ऐसा कि चंदा दो पार्टी को और ठेका लो, ये होने का पूरा चांस होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारी सूचना बाहर आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो पूरे गोपनीय बॉन्ड थे, जिसके जरिए से कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे दे, किसी को पता नहीं चलता था। जब उसके बारे में सारी सूचना बाहर आई तो नजर आया कि 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनियों ने दिए, और लोगों ने दिए। और उसके बदले में ऐसी क्लियर पोटेंशियल क्विड प्रो को सामने आया, जिससे नजर आ रहा था कि अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ रुपए का चंदा देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या 100 करोड़ रुपए का चंदा देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसके बदले में 14,000 करोड़ रुपए का ठेका जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी उस कंपनी को दे देती है। तो मतलब कि ये तो भ्रष्टाचार का डैन बन गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और लीगल अब चैनल जब भी, एक तरह से लीगलाइज चैनल भी बन गया था वो, कि आप बिल्कुल लीगलाइज चैनल बन गया था। अब आप पीएम केयर्स को देखिए, पीएम केयर्स अगर पब्लिक ट्रस्ट नहीं है तो ये तो प्राइवेट ट्रस्ट हो गया फिर। अब ये किसका ट्रस्ट है? इसके चेयरपर्सन कौन है? एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसके ट्रस्टी कौन है? इसके ट्रस्टी हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। तो मतलब 3 टॉप मिनिस्टर्स हमारे देश के इसके ट्रस्टीज हैं एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में। तो ये किसका फंड है? तो ये एक तरह से रूलिंग पार्टी का ही फंड हो गया। बिल्कुल। अब रूलिंग पार्टी के फंड में सॉरी गो ऑन। रूलिंग पार्टी के फंड में अगर पैसे डाले जा रहे हैं तो फिर क्विड प्रो को का पूरा चैनल खुल जाता है। भाई लोगों, कंपनियों को ये लगेगा कि पूरी तरह से अनोनिमस है, किसी को कुछ पता तो चलना नहीं है। हम पैसे आपको चंदा दे देंगे, आप हमें उसके एवज में कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ये पोटेंशियली बिल्कुल पॉसिबल है कि बिल्कुल। हो रहा हो। उसी तरह से हमने देखा है कि कैसे रेगुलेटरी इनएक्शन होता है जब इस तरीके का क्विड प्रो को खुल जाता है। ड्रग कंपनियां हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, उनके अगर दवाइयों की क्वालिटी खराब होती है उन पे एक्शन नहीं लिया जाता जब वो रूलिंग पार्टी को पैसे दे देती है। जी। उसी तरह से ईडी, सीबीआई जिन पर छापे मार रहे होते हैं, जिनके केसेस चल रहे होते हैं, उन केसेस को ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है क्योंकि कंपनियां पैसे दे देती हैं रूलिंग पार्टी को एट द सेंटर। तो ये जो एक्सटॉर्शन, रेगुलेटरी इनएक्शन, क्विड प्रो को, भ्रष्टाचार, जो सारी चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिसकी जब डेटा खुलासा हुआ उसके पोटेंशियल केसेस निकल के आए थे, वही सब कुछ पीएम केयर्स फंड के जरिए से आज होने की संभावना पूरी है। तो अब बात यह है कि अगर सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो सरकार को लोगों के सामने सूचना रख देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिसे कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर सूचना नहीं है तो लोग क्या समझेंगे? यही समझ में आ रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ चल रही है, और इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि लोगों के साथ ये सूचना मुहैया की जाए और उन्हें शेयर किया जाए ये सूचना। इसमें एक सवाल जो मेरे ज़हन में था कि ये जो पिछला, जो उसके पहले जो राहत कोष था प्रधानमंत्री का, उसमें फिर क्या हुआ? वो क्या बंद कर दिया गया, या उसमें अ, वो जो भी जहाँ भी राहत का पैसा डालता था वो सब डालता रहा, उसमें कुछ हरकत फिर क्या हुई? और उसमें फिर चंदा कहाँ से आना बंद हुआ? क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी बात शायद जो समझने की वो ये है, मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए और इस देश के नागरिकों के लिए, कि ये देश मोटे तौर पर उदार देश है, कि सब लोग कुछ ना कुछ दान देते हैं, चंदा देते हैं। वो हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, चाहे किसी भी मजहब के आप हों। और ये उसको गेन करने का एक मतलब साजिश की तरह दिखलाई पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि आपने कोई दान दिया तो उसका कोई असर होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या है। हर कोई पूछता है कि हमने अगर कोई भले के लिए खैरात में या कुछ किया तो उसका असर क्या है। वो असर आप नहीं पूछ सकते इस पीएम केयर के तहत, और ये कैसे तय हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये सब। तो इसलिए ये
पर जो पहले वाला जो राहत कोष था उसमें फिर अंजलि इसके बारे में पता है कि वहां पे क्या हुआ, या वो अपना उसको भी धूल खाने के लिए एक फाइल में छोड़ दिया गया? नहीं, नीतीश, पहले के जो कोष थे वो भी चल रहे हैं। जो अभी पीएमओ ने निर्देश दिया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने यही कहा है कि पीएम केयर्स और पीएम एनआरएफ और डिफेंस फंड तीनों के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पुराने सारे फंड बंद कर दिए गए हैं, वो फंड भी चल रहे हैं, लेकिन पीएम केयर्स फंड भी चल रहा है। और पीएम देखिए, बात ये नहीं है कि क्या पुराना फंड था तो नया फंड जारी कर सकती थी सरकार, के नहीं। ये तो सरकारों का प्रेरोगेटिव है कि आप कोई फंड चलाना चाहें, नया बनाना चाहें, उसका आपको लगे कि ज़रूरत है, वो आप बना लीजिए। लेकिन जब आप बना लेते हैं, उसके बाद तो आपको पारदर्शी तरीके से उसे चलाना होगा। ये तो लोकतंत्र में ज़रूरी है। ये तो लोकतंत्र में लोगों का मौलिक अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो लोगों को अधिकार है कि वो जान सके। आपको एज अ गवर्नमेंट अधिकार है कि आप कोई फंड नया बना दे, पर एज अ सिटीजन हमें अधिकार है कि हम जान सकें कि क्या हो रहा है उस फंड के अंदर। तो फंड तो चल रहे हैं, पुराने फंड भी चल रहे हैं, ये फंड भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से गोपनीयता हो रही है उससे परेशानी है। और उससे ये शक बन रहा है कि क्या धांधली चल रही है, ऐसा तो नहीं है। और नहीं, मेरा सवाल इसमें शायद ये है कि अगर मैं एक मैं कॉर्पोरेट हूँ, सॉरी, को जी नहीं, इसमें मैं एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है स्पष्ट करना, कि देखिए, आपने कहा कि हमारा देश बहुत उदार लोगों का देश है, लोग चंदा भी देते हैं, भले चीज़ों के लिए भी देते हैं। लेकिन उदारता जो है, वो कंपनियाँ क्यों करती हैं? ये सोचने मैं की उस पे आ रहा ज़रूरत था है। जी। क्योंकि जो कंपनी है, वो किसी उ उदारता के कारण चंदा नहीं देती। मतलब आप ये सोचिए कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है, वो किसी चैरिटेबल कारण देती है, ये एक बड़ा सवाल है ना। वो तो ऐसे ही तो कोई पैसे नहीं देता किसी को भी। वो तो इसलिए देते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फ्री लंच। तो कंपनियाँ तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके इंस्ट्रूमेंट्स को पैसे देती हैं, तो वो इसीलिए देती हैं कि उन्हें उससे कुछ फ़ायदा मिले। अब पीएम केयर्स फंड बनाया तो ऑस्टेंसिबली इस पर्पज़ से गया है कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर आप बता ही नहीं रहे कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि चंदा कहाँ से आ रहा है, किसको जा रहा है, इतने गोपनीय तरीके से काम कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल उठ जाता है कि भई अगर आप जनहित में काम कर रहे होते तो आपको ढिंढोरा पीटना चाहिए था। बिल्कुल। आप सबको बताते कि हमने ये अच्छा काम कर दिया, ये हमने चैरिटेबल काम कर दिया, कुछ सूचना ही नहीं देना चाहते आप। बिल्कुल। तो बात फिर ये हो रही है कि ये किसके लिए ट्रस्ट बन गया है? ये किसके हित के लिए ट्रस्ट बन रहा है? और फिर अगर ये ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट है और इसमें कोई पारदर्शिता है ही नहीं, तो फिर तो इस ट्रस्ट को मिसयूज़ होने का पूरा-पूरा एक साधन ये बन सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो कंपनियाँ हैं वो किसी उदारता के कारण तो पैसे नहीं देती, ये तो हम जानते हैं। स्पेशली जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देती हैं, वो तो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए पैसे देती हैं। तो ये जो पूरा खेल है पीएम केयर्स का भी, इसके ऊपर आज सवाल उठ रहे हैं और वो बहुत जायज़ सवाल है कि अगर चैरिटेबल काम हो रहा है इसमें, तो छुपाने की क्या बात है? और अगर अम, कंपनियाँ पैसे दे रही हैं और स्पेशली अगर विदेशी कंपनियाँ पैसे दे रही हैं, आप सोचिए अगर चीन से पैसे आ रहे हैं, अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, कहीं और से पैसे आ रहे हैं, क्या वो देश, मतलब एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में पैसे अगर बड़े अमाउंट्स आते हैं किसी बाहर की कंट्री से, एफसीआरए का जो पूरा कानून है, वो बनाया ही इसलिए जी। गया था कि उसे कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये इसमें क्या चल रहा है इस फंड में, ये जानने की बहुत ज़रूरत है लोगों को। मैं कह रहा था कि अगर अगर मैं कॉर्पोरेट हूँ, मेरे पास 100 रुपए देने के लिए हैं और मैं उसको पीएम रिलीफ फंड में डालूंगा या पीएम केयर्स में डालूंगा, क्योंकि वो सीएसआर तो एक तरह से मैं लीगली बाउंड हूँ उसको देने के लिए। और इसमें इसके जरिए मेरे ख्याल से ये भी हुआ कि सीएसआर का जो एक आपने एक सेंट्रलाइज बना दिया उसको। सीएसआर का मतलब ये था कि जहाँ पे मेरा बिजनेस है, जहाँ पे मेरी फैक्ट्री है, जहाँ पे मेरा कुछ काम चल रहा है, मैं उसके स्थानीय लोगों की मदद के लिए कुछ
सामाजिक पहल करूं, उसमें उसमें उसको इन्वेस्ट करूं। पर वो कोविड के बाद से वो लगभग पूरा का पूरा केंद्रीकृत हो गया, और फिर उसके बाद वो फिर गायब हो गया पैसा, क्योंकि स्थानीय स्तर पे आपने लगाया नहीं, और केंद्र में उसका क्या हुआ ये कोई बता नहीं रहा कि क्या हुआ। और जो जो भी खबरें आई, वो चाहे वेंटिलेटर्स के हैं, वो सब भी बहुत वो उसमें सब में भी एक घपलों की साफ साफ सबूत और गंध के साथ आई कि इसमें सब में घपला ही हुआ है। जो कोविड के समय जो वेंटिलेटर बढ़ रहे थे, अगर उन खबरों को अगर आप वापस जाके देखें, तो आप जो बात करी बिल्कुल सही है कि वो कॉर्पोरेट वाला जो है वो यहाँ पर लगाया गया पैसा, क्योंकि इसके जरिए तो वो दरअसल टैक्स फ्री पैसे को, अपने CSR के पैसे को लगाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद दूसरे फायदे उठाता रहेगा सरकार के साथ और उस राजनीतिक दल के साथ जो सत्तारूढ़ है इस समय। ये सवाल लगातार उठते रहे हैं, पर इसके बहुत साफ जवाब सरकार नहीं दे भी नहीं रही, और अब वो कह रही है कि हमको देने का कोई मतलब भी नहीं है किस बात का, जो है एक अकड़ के साथ अब हम सब देश को बता रहे हैं कि ये आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे कि हम इस पैसे का क्या कर रहे हैं। जी, ये तो मतलब जिसको इम्प्यूनिटी कहा जाता है वो हो रही है। जब मैंने आपको बताया कि ये फंड लागू हुआ, उस समय पर सरकार ने कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया फंड है। ये इस फंड में CSR के पैसे डाले जा सकते हैं। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया फंड था, तो ये तो RTI एक्ट के तहत आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी बन जाता है अंडर द डेफिनिशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जो RTI एक्ट में है। लेकिन जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, तो सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसने कानून ही बदल दिया। उसने कहा कि CSR का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशंस को भी जा सकता है और PM केयर्स को भी जा सकता है। और जो कानून बदला, वो रेट्रोस्पेक्टिवली बदल दिया। मतलब कि पहले से ये लागू होगा कानून, जब से PM केयर्स आया। तो देखिए, ये जो सारे कदम उठाए गए हैं, इससे तो बहुत सस्पिशन लोगों के मन में बन रहा है कि भाई क्या ऐसा इस फंड में सरकार छुपाना चाह रही है कि पहले आप इसको बनाते हैं, इसको कहते हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, इसमें पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। फिर जब लोग सवाल पूछते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं बनाया गया था, हम तो कानून ही बदल रहे हैं। क्योंकि CSR फंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए संस्थाओं को ही दी जा सकती है, तो अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं कि PM केयर्स भी रेट्रोस्पेक्टिवली ऐड कर रहे हैं कानून में। जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे एक बड़ा साफ नजर आता है कि सरकार जो है इज गोइंग टू एनी एक्सटेंट टू हाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द PM केयर्स फंड। तो फिर खुद ही लोगों के मन में, जैसे कहते हैं कि शक के घेरे में ये पूरा फंड आ गया है। और अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन को भी आप अगर ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि नहीं नहीं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप हमें ट्रस्ट करिए। कहने से ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट तो तब होगा जब सामने सारी सूचना रखी जाए। तो उसी तरीके से अगर PM केयर्स फंड को भी अब अगर इस सवालों के घेरे से, शक के घेरे से बाहर आना है, तो केवल कहने से कि आप हम में विश्वास रखिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए, ये नहीं चलेगा। सरकार को सारे जो सूचना है, वो लोगों के सामने रखनी होगी। जी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी कहा जाता था कि भई क्या क्या परेशानी है, लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन सूचना जब सामने आई, तो नज़र आया कि भई ये तो पोटेंशियली ये तो डेन बन चुका था भ्रष्टाचार का, रेगुलेटरी इनएक्शन का और क्विड प्रो क्वो का, जी। तो एक्सटॉर्शन का। तो इसके ऊपर फिर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी मूव किया था कि आप SIT सेटअप करिए। कोर्ट ने कहा कि आप केस बाय केस बेसिस पे आ जाइए हमारे पास। तो ये जो पूरा सामने आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, आज यही बात नजर आ रहा है कि कहीं PM केयर्स में भी तो नहीं हो रही। और उसी कारण से ऐसा तो नहीं है कि PM केयर्स को भी पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रखा जा रहा था। जी। हमारे दर्शक की बात, अंजलि जी की बात सुन के और इस बातचीत को सुन के शायद ये तय कर सकते हैं कि उन्हें उन्हें क्या लग रहा है कि ये इसमें दाल में काला है, या दाल ही काली है, या इसमें ये मास्टर स्ट्रोक है, या जनता के साथ किया गया धोखा है। आखिरी में मंजली जी से सवाल, जो कि जिस पे बात ये आती है, जहां से शुरू हुई है कि सूचना के अधिकार के बारे में,
कि पिछले 11-12 सालों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके पहले भी, मतलब गुजरात के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, सूचना का अधिकार को ये सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, और उसके जरिए शायद ये अंदाजा लग सकता है कि हम लोकतंत्र को हमारी सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, और वो किस तरह से अब जो है लगभग लग रहा है कि वो पहले जैसा जितना ताकतवर एक औजार था लोगों के पास एक सूचना जानने का, वो नहीं रहा है। पीएम केयर उसका उसकी एक मिसाल उदाहरण है, पर मेरे ख्याल से बहुत सारे और दूसरे सवालों में भी आप देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार जो है दरअसल उसको कमजोर सरकार करती रही। अंजलि जी। बिल्कुल निधीश, देखिए सीधी सी बात है कि लोकतंत्र में जो एक सबसे जरूरी अधिकार लोगों को मिलता है वो है सवाल पूछने का अधिकार। मतलब चुनाव तो सब जगह होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं, रशिया में भी चुनाव होते हैं, लेकिन लोकतंत्र जब हम कहते हैं कि है कोई देश, उसमें लोगों को सवाल पूछने का, डिसेंट करने का, प्रोटेस्ट करने के पूरे अधिकार होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। और जो सूचना का अधिकार है वो लोगों के हाथ में एक टूल है जिसके जरिए से लोग सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से सूचना ले सकते हैं, सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं। और ये कानून जो है बहुत ही ताकतवर कानून रहा है लोगों को सवाल पूछने के लिए। जी। और हम देख रहे हैं कि सरकारों को ये कानून अच्छा नहीं लग रहा, और पिछले 7 साल में तो इस कानून को 2 बार संशोधित कर दिया गया है। 2 अमेंडमेंट्स हैव बीन ब्रॉट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जी। एक बार 2019 में और फिर 2023 में। और दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं वो इस कानून को कमजोर बनाने के लिए लाई गई हैं। अभी जो हाल ही में आई है अमेंडमेंट, उसमें तो सरकार ने कह दिया है कि आप कोई किसी की निजी सूचना मांग ही नहीं सकते। पब्लिक इंटरेस्ट का भी इश्यू उसमें से हटा दिया, सेक्शन 81J में से कहा कि कोई सूचना आप निजी किसी की मांग नहीं सकते। निजी सूचना का मतलब नाम। अब अगर मैं किसी की निजी सूचना, तो उनका नाम भी होता है, आपका नाम, मेरा नाम, ये भी निजी सूचना है। अब कल अगर हम जाके पूछें कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स या पीएम केयर्स में किसने पैसे डाले, वो कहेंगे नहीं नहीं, हम आपको ये सूचना नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो नाम आप पूछ रहे हैं, नाम तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो मतलब ये तो सरकार का जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का ढांचा था, उसको तोड़ने के लिए सूचना के अधिकार कानून में ये सब अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं। तो इस कानून को लगातार कमजोर करने की कोशिश चल रही है। ये रिकॉर्ड है निधीश कि मई 2014 से आज तक एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की गई है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर पूरा पहल लेती है, जब तक कि लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा है, जुडिशरी का दरवाजा नहीं खटखटा है, जब तक लोगों ने। जी। तो मतलब रूटीन रिटायरमेंट्स होती हैं, लेकिन सरकार सोच रही है कि हमें सूचना न देनी पड़े, इसलिए सूचना के अधिकार कानून के तहत जो इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग बनाए गए हैं, उसमें नियुक्तियां ही नहीं करती सरकार, जब तक कि लोग जाकर कोर्ट से दरवाजा नहीं खटखटाते और कोर्ट आदेश नहीं देता। तो ये मंशा साफ है कि सूचना न देनी पड़े और पर्दे के पीछे काम चलता रहे। और निधि, जो हमने बात कही है पहले भी, जो आप बातचीत हम कर रहे थे, कि भ्रष्टाचार जब होता है, जब मानव अधिकारों का हनन होता है, रॉन्ग डूइंग होती है, वो सब पर्दे के पीछे होती है। जब सूचनाएं नहीं लोगों के सामने होती, जब पारदर्शिता नहीं होती, तो बिना किसी डर के सरकार जो है जो चाहती है वो करती है। और यही हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं हमारे देश में, जहां पर कि सरकार अब कह रही है कि जहां तक हो सकेगा हम सूचना नहीं देंगे, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। पीएम केयर्स को कह देंगे कि ये तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आता ही नहीं है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले आएंगे, जो कि शुरू से ही कहेंगे कि ये तो सूचना के अधिकार के दायरे के ही बाहर है। फिर आरटीआई एक्ट को ही अमेंड कर देंगे, कहेंगे आप कोई पर्सनल सूचना ही नहीं ले सकते। तो ये पूरा जो दौर चल रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों के जो मौलिक अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है
बार बार अपनी जजमेंट्स में कि सूचना का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है। इट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, और आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें से निकलता है ये अधिकार हमारा। इस अधिकार को बार बार संकुचित करने का प्रयास चल रहा है और किया जा रहा है, ये नजर आ रहा है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अंजलि जी। मेरे ख्याल से इस बातचीत से ये साफ समझ में आता होगा। मुझे तो आया, तो शायद आपको भी आएगा, दर्शकों, की ये जो जो सरकार, जब इसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जिस और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और जिस संविधान से सरकार बनी है, उसके तहत जब वो आपको आपके सवालों के जवाब देने बंद कर दे और अपनी जवाबदेही से मुकरने लगे, और ये इसका उदाहरण बहुत सारे हैं, सिर्फ पीएम केयर नहीं है, बाकी भी है कि हमें अभी तक नहीं मालूम कि पहलगाम में कौन आया था, कैसे आया, क्या हुआ ये पता है, और हमें ये भी नहीं पता कि सिंदूर में क्या कुछ हुआ था। तो पारदर्शिता के बहुत सारे सवाल हम लगातार देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये सरकार बचती है सवालों से और अपनी जवाबदेही साफ-साफ निभाने से, जो कि किसी भी लोकतंत्र में ये बुनियादी उसकी शर्त होती है। और जब ऐसा नहीं हो रहा होता तो वो सरकारें किस तरफ क्या होने लगती हैं, ये भी समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं वो सारी सरकारें जो अपनी जनता से चीज़ों को छुपाती हैं, उनको सच नहीं बताती और अपनी जवाबदेही से मुकरती हैं, वो सरकारें, उनको हम क्या कहते हैं? जैसे कि अंजलि जी ने रूस का उदाहरण दिया या उत्तरी कोरिया का उदाहरण दिया। तो हम वैसे होने लगे हैं पिछले कुछ सालों में? ये सवाल शायद हम सबको परेशान करने के लिए है, और जिससे हमको हम सबको परेशान होना भी चाहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अंजलि जी इस बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से दर्शक भी समझ पाएँगे, देख पाएँगे कि ये पीएम केयर्स के ज़रिए जो बड़ा सवाल है लोकतंत्र का, सूचना के अधिकार का, हमारी अपनी नागरिकता का और हमारी अपनी एक स्टेक होल्डिंग का, कि हम हमारी हिस्सेदारी क्या है इस लोकतंत्र में, ये समझने का। तो अब दर्शकों आपको भी ये लगेगा, तो शायद ये समझ में आएगा इस बातचीत से। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख़याल लोगों के साथ इसको साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंजलि जी को भी फ़ॉलो करिए, क्योंकि वो लगातार सूचना के अधिकार को लेकर लड़ती रही हैं लंबे समय से और आगे भी लड़ती रहेंगी। और इन सब चीज़ों को लेकर सवाल करना, उसके बारे में सोचना अब हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अंजलि जी। बहुत शुक्रिया दर्शकों। शुक्रिया निधि। नमस्कार। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।